मेरे से ज़्यादा ड्रामेटिक लाइफ किसी की है ही नहीं. आई हैड लॉस्ट माई मदर रिसेंटली. आई यूज टू सेल्फ साबोटाज माई सेल्फ. सबसे ज़्यादा एंगर था, क्या है लाइफ, नहीं जीना है. आई वुड रिजेक्ट थिंग्स. आई नेवर हैड द पेरेंट आई नीडेड. So I learned to become that parent myself. I attracted people with more resonated with my father. मेरे को पेट्रियार्की बहुत फील होती थी. My brothers are allowed to do something, I'm not allowed to do the same thing. मुझे घर पे इतना स्ट्रेस होता था and constant fight and flight mode में था कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा. सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ काम भी होने वाला है. सिर्फ वेंट आउट नहीं हो रहा था, वो रिलीज हो रहा था. आई एम लाइक मेरे काम करने से मेरे डैड का बिहेवियर मेरी तरफ कैसे चेंज हो सकता है, और उनका थॉट प्रोसेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी थी ही नहीं. तुम इतना स्पोर्ट्स खेलते हो फिर भी तुम्हारे क्यों हाइज हैवी है. आप फादर्स को या पेरेंट्स को आप नहीं सिखा सकते. आई डोंट नो इफ ही डिड और नॉट, बट ही अंडरस्टूड कि वो मेरे साथ ये दोबारा नहीं कर सकते. This podcast is for all of you who have grown up being afraid of your father. It is a honest, authentic sharing of this young girl who fixed her relationship with her father. In this podcast, we talk about how Sheena managed to recognize mental health issues she had faced because of her family environment, how she overcame the death of losing her mother at a young age, and how she ended up fixing the relationship with her father whom she was always petrified of. हाय, मैं हूँ शीना चावला, रिरी त्रिवेदी के साथ रियल पीपल रियल स्टोरीज पर. Welcome to yet another episode of Real People Real Stories, and she is Sheena Chawla. She is an artist, and today she is here to talk about her journey in dealing with her mental health issues, how she overcame them, what was her learning, etc. Welcome Sheena. Thank you. आपने पॉडकास्ट के लिए एग्री किया. आई एम वेरी ग्रेटफुल. बताइए कहाँ से शुरू करना है, आपकी जर्नी, आपकी कहानी कहाँ से शुरू करनी है? इसी से कि मेंटल हेल्थ वाज लाइक अ टैबू. मतलब मेरे लिए खुद आई केम फ्रॉम अ स्पेस ऑफ रेजिस्टेंस. मुझे लगा कि थेरेपी इज़ समथिंग कि मैं अपने दोस्तों से नहीं बात कर पा रही हूँ, मैं एक अननोन इंसान के सामने कैसे खुलूँगी. बट थैंक्स टू दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसने मुझे कन्विंस किया. कन्विंस तो मैं नहीं थी. शी इज़ लाइक कि शी जस्ट बुक्ड द अपॉइंटमेंट. शी लाइक आपकी फ्रेंड ने बुक कर लिया? Yes. अरे वाह, क्या दोस्त है. मतलब ओके. एंड देन शी इज लाइक यू हैव टू गो. तेको नहीं अच्छा लगे तो मत जाना, एक कंसल्टेशन सेशन के लिए चली जा. हाँ. और क्यों नहीं आना था, बिकॉज एक सेट नोशन है कि काउंसलिंग होगा, कि आपको सिर्फ बोलना है और कोई बैठ के सुनेगा. एंड आई वाज लाइक ये कैसे हेल्प करेगा ना. लाइक ये तो बिल्कुल भी लाइक ये तो मेरे फ्रेंड्स भी सुन लेते हैं, मेरे को तो बेटर फील नहीं होता, तो किसी और के सुनने से कैसा होगा. और वो भी पैसे दे के किसी को सिर्फ सुनना ही है तो. हाँ, ऑल्सो द मनी फैक्टर. सो बट देन कहाँ नैरेटिव चेंज हुआ जब मैंने आपसे बात करी और मुझे लगा नॉट ओनली आई बीइंग हर्ड बट ऑल्सो रिकग्नाइज्ड. जब आपने इश्यूज बताए मेरे को इन अ वे कि दीज आर द पैटर्न्स, और इमोशनल हेल्थ डिपेंड करती है हमारी एक्सपीरियंसेस पे. आप इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो या ऐसा फील कर रहे हो. पहली बार इतना वैलिडेटेड फील हुआ. एंड आई एम लाइक कि अच्छा इसकी रीजनिंग भी होती है. और फिर मेरे बहुत क्वेश्चंस थे कि ये कैसे होगा, क्या ठीक होगा. मुझे याद है कि आप सब नोट डाउन कर रहे थे, बट मेरे पास क्वेश्चंस बहुत थे. तो फर्स्टली सेफ फील हुआ, एनवायरनमेंट बहुत सेफ लगा. सेकेंडली वैलिडेट हुआ कि सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ काम भी होने वाला है. एंड थर्डली यू डिड मेंशन अ कपल ऑफ टेक्निक्स, एंड उस टाइम आई वॉज ब्लैंक बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव. एंड थर्डली आपने बताया कि दिस इज अ लॉट टू डू विद योर ओन वर्क, देन देयर इज नो मैजिक वॉन्ड. तो आई थिंक कि वो ऑल ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन लाइक कम्प्लीटली आई वॉज अप फॉर इट. एंड ये तो आई हैव टू गिव इट अ ट्राई. थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं कि आपकी दोस्त ने आपका अपॉइंटमेंट बुक किया. आपके दोस्त को क्या दिखा आप में, या क्या कंसर्न्स थे आपके लिए जिसकी वजह से उसको लगा कि नहीं ये तो जाएगी भी नहीं, तो मुझे खुद ही अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी. सो व्हाट वर द इश्यूज दैट शी सॉ यू डीलिंग विद? तो मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैं साल में एक बार मिलती थी, बिकॉज वो सेम सिटी में नहीं रहती. तो हर बार मैं उससे मिलती थी और मैं बताती थी क्या क्या चल रहा है लाइफ में, और उसे लगता था कि मेरे से ज़्यादा ड्रामेटिक लाइफ किसी की है ही नहीं. एंड एवरी टाइम आई वुड शेयर स्टफ, थोड़ा इमोशनल हो जाती थी. बट दिस वन टाइम I had lost my mother recently. The things that I was going through, that grief period, at this point जब मैं उसको चीज़ें शेयर कर रही थी, and she's like कि it's not even funny anymore.
बिकॉज तू रिएक्ट भी नहीं कर रही है. आई फील यू बिकम सो नम. और मेरे को याद है मैं उसे ये बोल रही थी कि अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लाइफ में क्या ही, इससे ज़्यादा तो क्या ही बुरा होगा. बट शी आई थिंक सॉ दिस थिंग कि कुछ गलत है, बिल्कुल इसको फील नहीं हो रहा, इतने आराम से बात कर रही है, तो देन शी नीड्स हेल्प. सो आई थिंक वो एक पॉइंट था वेयर शी पुश्ड मी. एंड सीरीज़ ये थी कि आई लॉस्ट माई मदर, आई वॉज गोइंग थ्रू ग्रीफ पीरियड, एंड बिकॉज एक सेट ऑफ सेटिंग से आई हैड कम पूरी लाइफ, आई वॉज लाइक, आई थिंक मेरा रोल मॉम के लिए बहुत ऐसा प्रोटेक्टिव वाला था. सो आई रियलाइज्ड कि उनका दैट कैरेक्टर फ्रॉम माई लाइफ वेंट आउट, माई मदर वॉज नो मोर एंड आई हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट. आई थिंक मैं इतनी वल्नरेबल हो गई थी, आई शट माई सेल्फ कम्प्लीटली. सो आई थिंक वो पॉइंट था दैट माई फ्रेंड. योर मदर वॉज प्रोटेक्टिंग यू, यू आर प्रोटेक्टिंग हर? आई वॉज प्रोटेक्टिंग हर. Ah, okay. Yes. So when you lost somebody who you had protected all your life, that's when you felt. You didn't feel, but you said you had gone numb. Yes. And इसलिए numb मतलब जैसे कुछ फील ही नहीं होना, और शायद आपने बिल्कुल फील करना बंद कर दिया था उसके बाद, मम्मी के डेथ के बाद. Yes. और फिर आपकी दोस्त ने पहचाना कि ये कुछ प्रॉब्लम है. जी. When you look back, आपको क्या लग रहा है, आपने क्यों फील करना बंद कर दिया था? कोपिंग मैकेनिज्म था, और कभी खुद को एड्रेस करना नहीं सीखा था. मेरे को था कि ऑलरेडी मॉम के इश्यूज है या जो भी शी हैज़ टू गो थ्रू घर पे, लाइक इन लॉज और नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद द हस्बैंड, तो उतना मैं ध्यान रखती थी कि खुद को कभी पूछा, लाइक आई डोंट थिंक मैंने खुद पे ध्यान दिया कि हाउ आई फील जब वो नहीं थे. एंड देन आई हैड टू बी विद माई सेल्फ एंड आई, सो बेसिकली आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा था. एज अ चाइल्ड, एज अ इनर चाइल्ड, इट वॉज मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन. सो आई थिंक जब वो नहीं थे और फिर मुझे अकेले बैठ के आई हैड टू सिट विद माई सेल्फ, और बहुत आई थिंक ब्लैंक हो गई मैं. एंड आई एम लाइक कि मेरे को इतने इमोशंस डील करने आते ही नहीं हैं, तो इसीलिए आई एम लाइक मुझे कुछ फील नहीं करना, कुछ नहीं करना. एंड आपका बचपन ज़्यादातर फोकस आपकी माँ पे रहा, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रही थी, घर के जो भी एनवायरनमेंट था उससे, तो इसलिए आपने शायद पहचाना ही नहीं कि आपकी क्या ज़रूरत है. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस. हाँ, और फिर आपने इतना मम्मी की ज़रूरतों पे फोकस किया और अपनी ज़रूरत पे नहीं किया, तो जब मम्मी चली गई तो शायद एक वैक्यूम आ गया होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि अभी करना क्या है मुझे. यस, दैट वाज द सीन, राइट? दैट्स ट्रू. ओके, तो ये अक्सर होता है क्योंकि हमारा ध्यान हमारी ज़रूरतों पे नहीं होता है, बट हम एनवायरनमेंट की वजह से इस तरह प्रोग्राम हो जाते हैं कि चाहे छोटा भाई बहन हो या मदर हो या जो भी हो, हम उनका ऊपर हमारा सारा ध्यान चला जाता है. एंड वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर नीड्स. उनकी नीड्स सबसे इतनी क्रिटिकल लगती है हमें, और फिर वो चले जाते हैं तो एकदम एक ब्लैंकनेस आ जाता है. यू डोंट नो योर बेयरिंग्स, यू डोंट नो व्हाट इज योर पर्पस, यू प्रोबेबली डोंट नो हाउ टू फील. यस. एंड दैट्स व्हेन यू केम फॉर हेल्प. जैसे आपने कहा कि आपका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, दैट मीन्स आपने पहले भी ट्राई किया था कुछ लेने का हेल्प. यस. तो क्या जरूरत पड़ी थी, मतलब व्हाट वाज दैट पॉइंट? सो ये वाला भी आई डिडंट गो बाय माई सेल्फ, मेरे भाई ने ही बुक किया था अपॉइंटमेंट, एंड दैट वाज मोर लाइक अ काउंसलिंग थिंग. तो एक्सपीरियंस ये था कि मैं वहाँ पर थी, फर्स्टली दैट पर्टिकुलर थेरेपिस्ट वाज लाइक कि वी आर गोना रिकॉर्ड एवरीथिंग. आई थिंक मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा लीप था टू बी एबल टू गो इन फ्रंट ऑफ एन अननोन पर्सन एंड से इट. तो वहाँ आई गॉट अ लिटिल अनकम्फर्टेबल एंड आई नरेशन थोड़ा रॉन्ग हुआ. आई एम लाइक अच्छा ऐसे होता है थेरेपी, ये रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो अभी खुलने के लिए भी तैयार नहीं हूँ और कोई ऐसे मेरे को रिकॉर्ड करना चाहता है माई वल्नरेबल मोमेंट्स. And then the person like was taking notes and everything, not doing a lot of eye contact. तो again वो चीज़ आई, तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे को लगा कि नहीं, थेरेपी तो यही सब होता है, ये इट्स नॉट लाइक अ रियल थिंग. मतलब आप एक्चुअली कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, बस कोई सुनेगा एंड ऑल ऑफ दैट. बाकी चीज़ें जो ट्रिगर हुई वहाँ तक भी पहुँचने के लिए इज़ बिकॉज व्हाट वर द नेगेटिव इमोशंस? ऐसे कौन सी भावनाएं थी या ऐसे कौन सी इश्यूज थे जो आपको लग रहा था कि आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं? और एंगर, सबसे ज़्यादा एंगर था, बट वो एंगर ऐसा था कि लोगों पे नहीं निकल पा रहा था. सो आई थिंक दैट वाज लाइक थोड़ा सेल्फ हार्म का दिमाग में बहुत आता था. एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या है लाइफ, नहीं जीना है. आई वुड रिजेक्ट थिंग्स. अब समझ आता है, उस टाइम नहीं पता चलता था, बट नाउ इफ आई लुक बैक आई नो कि आई यूज्ड टू सेल्फ साबोटाज माई सेल्फ. जो भी अच्छी चीज़ें लोग आते थे या अच्छे मोमेंट्स आते थे, इट काइंड ऑफ फेल्ट कि मैं नहीं डिजर्व करती.
तो मैं उनको सेल्फ साबोटेज करती थी और बैक माई ओल्ड सेल्फ वुड ब्लेम देम। तो हर चीज़ में कमी ढूंढना एंड एवरी टाइम ऐसे ढूंढना कि मेरे पास स्पेस ही, मतलब मुझे कोई अटेंशन, हाँ अटेंशन भी मुझे बहुत ऐसा लगता था कि आई नेवर रिसीव द अटेंशन एंड लव दैट आई वांट फ्रॉम माय फैमिली, बिकॉज ऑलरेडी सब इतने अपने अपने इश्यूज डील कर रहे हैं। तो जब बाहर वो लेने जाती थी तो ऑफकोर्स ऑलरेडी आइडिया नोशन रहता था कि रिजेक्शन ही मिलने वाला है। तो आई थिंक वो घूम फिर के स्पाइरल होके डिप्रेशन में था एंड कॉन्स्टेंट फाइट एंड फ्लाइट मोड में था कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। घर पे हमेशा क्वारल्स रहते थे पेरेंट्स के, और लाइक आई कम फ्रॉम अ फैमिली, थोड़ा अनहैप्पी मैरिज रहा शुरू से, लाइक उनको बिकॉज उनको शायद शादी नहीं करनी थी एंड दे वर बॉन्डेड टुगेदर। तो आई वाज रेज्ड देयर कि आई डिड नॉट इवन नो, आई डिड नॉट हैव राइट एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट हेल्दी फैमिली इज, हेल्दी कॉन्वर्जेशन इज, एंड सबसे ज़्यादा हाउ टू टॉक अबाउट योर इमोशंस। अगर मैं कभी भी अपने इमोशंस सामने रखती थी, एक तो मुझे नहीं आता था, गुस्सा निकल जाता था। दूसरा, शायद आपने बड़ों को गुस्सा ही दिखाते हुए देखा है। Yes. तो आपको ये शायद सिखाया ही नहीं गया था, नोइंगली अननोइंगली। अब देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि जो बड़े होते हैं वो खुद भी अपनी कंडीशनिंग के शिकार होते हैं, तो उनके भी बचपन में जो अनुभव होते हैं उस हिसाब से वो बड़े बनते हैं। फिर उनके बच्चे आते हैं तो वही अनुभव उनके आते हैं। तो शायद आपके घर में जो बड़े थे उन्होंने आपको मतलब रोल मॉडल नहीं किया था कि भावनाओं को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, सिवाय के गुस्से के। यस, तो आपको गुस्से की भाषा समझ आती थी? गुस्से की आती थी। एंड बिकॉज आई बीन रेज्ड विद 2 brothers, आई एम द मिडिल चाइल्ड, थोड़ा मेरे को पेट्रियार्की बहुत फील होती थी, बिकॉज हूँ तो आई एम फ्रॉम द नॉर्थन स्टेट, बट हम आ गए गुजरात में। माई डैड स्टिल हैड द अपब्रिंगिंग ऑफ लाइक द नॉर्थ। तो आई थिंक बहुत बार ऐसा भी होता था कि माई ब्रदर्स आर अलाउड टू डू समथिंग, आई एम नॉट अलाउड टू डू द सेम थिंग। तो बहुत सारी चीजें, गुस्सा आता था, ट्रिगर होता था, और क्वेश्चन पूछो तो चुप करा दिए जाते थे कि नहीं, बस मैंने मना कर दिया तो नहीं। तो आई थिंक वो बिल्डअप हुआ। फिर जैसे मॉम, माई मदर वुड बिहेव, बिकॉज अगेन शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड, और लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ, सबके पेरेंट्स को देख रही हूँ, मदर्स को देख रही हूँ, वो वैसे बिहेव नहीं कर रहे। तो एक स्प्लिट फील होता था, कॉन्फ्लिक्ट फील होता था कि सही क्या है, गलत क्या है। कभी लगता था कि कभी फ्रेंड्स के घर गए, तब सबसे ज़्यादा वॉइड तब फील होता था कि इनके घर में ये चीज़ें है तो हमारे घर पे क्यों नहीं है। और अगेन गुस्सा आता था जब घर आके बोलने की ट्राई करो या फिर कुछ चेंज करने का ट्राई करो तो चुप किया जाता। तो यही होता है कि जब हम बच्चों को बोलते हैं कि बस यही करना है, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या उनकी बात नहीं समझते हैं, तो फिर बच्चों में यही या तो गुस्सा भर जाता है या तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता ऐसा क्यों करना है, बाहर तो कुछ और है, दुनिया कुछ और दिखा रही है, हम कुछ और करें, तो कंफ्यूजन आता है, गुस्सा होता है। और जैसे कहा आपने कि फिर वो राइट रोल मॉडल नहीं होते, तो आपकी भी, बच्चों की भी फिर लैंग्वेज वही हो जाती है कि बस मैं कहता हूँ वही करो, और फिर वही फॉलो होता है। तो आपकी जो इश्यूज थे वो वहाँ से शुरू हुए, जैसे आपने कहा कि फैमिली में ये सब जो तनाव था माँ बाप के बीच, और फिर आप उसी में बड़ी हुई, आप कंपैरिजन कर रही थी शायद। तो आपके खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप था? आप मतलब कॉन्फिडेंट थी या इंट्रोवर्टेड थी, एक्सट्रोवर्टेड थी? एज अ चाइल्ड आप कैसी थी? आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड, आई वॉज द मोस्ट शाई किड, बिल्कुल नहीं बोलती थी, और सबको लगता था कि लाइक शी विल बी द मोस्ट ईजी पर्सन टू बी अराउंड विद, बिकॉज मुझे घर पे इतना स्ट्रेस होता था कि मुझे ऐसा होता था मुझे लाइफ में और स्ट्रेस ही नहीं चाहिए। आई थिंक आई यूज्ड टू बी वेरी श्रंक ऑलवेज, मतलब बहुत क्लोज लैंग्वेज, और बहुत, ऑल्दो मुझे एक चीज़ जो बहुत हेल्प करी वॉज द स्पोर्ट्स, आई वॉज रियली गुड एट स्पोर्ट्स। तो मैं उसके ज़रिए से थोड़ा वेंट आउट स्पेस मुझे मिला, बट अदर देन दैट मैं जिस स्पेस में थी, मैं रिकग्निशन और मेडल्स लेने भी नहीं जाती थी स्टेज पे। आई लाइक मुझे अटेंशन ही नहीं चाहिए, सो आई थिंक आई वाज रिजेक्टिंग माई सेल्फ टू दैट एक्सटेंट कि बस आई नो आई एम हियर फॉर दिस। श्रंक मतलब आपको ऐसे, जैसे हमारे पॉडकास्ट पे एक गेस्ट ने बोला था कि मुझे इतना बुलिंग किया गया था, बॉडी शेमिंग, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनविजिबल हो जाऊं, मतलब किसी को मैं दिखूं ही ना। यस। तो जैसे स्टेज पे जाना तो you'll be like, मुझे तो शायद you're saying the same thing कि दिखूं ही ना। Exactly. Again, body shaming was also like, अब समझ आता है, तब लगता था नॉर्मल है। नॉर्थ इंडियन, किस बात की बॉडी शेमिंग होती थी? नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में लुक्स को और कलर को एंड बॉडी शेप स्ट्रक्चर को बहुत वो किया जाता है। अच्छा। although I was always in sports, but it was just a narration कि if my cousin is more taller or fair, so they'll always be like कि कोई ये नहीं बोलेगा कि आप अच्छे नहीं दिखते, वो बहुत सटल वे से बोलते हैं। तुम इतना स्पोर्ट्स खेलते हो फिर भी तुम्हारे क्यों थाइज हैवी है, या फिर तुम इतना स्पोर्ट्स, इनफैक्ट नॉट जस्ट द फैमिली, आई थिंक मेरे अराउंड स्पोर्ट्स मेंटर्स या टीचर्स ने भी कभी बोला होगा कि हाउ आर यू एबल टू रन सो फास्ट।
So because you don't have like the lean body that you need, and I was the fastest runner of my school, irrespective. Like the thing is, split इतना था कि अगर मैं अपने आप में सिंक में होती तो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए थी, बिकॉज आई वॉज प्रूविंग इट टू माई सेल्फ, बट बिकॉज आई वॉज वो कॉन्स्टेंट वैलिडेशन सीकिंग रहा क्योंकि घर से नहीं मिला, तो आई नेवर सॉ माई सेल्फ इन अ वेरी कॉन्फिडेंट लाइट, एंड आई एम लाइक कि आई एम ऑलवेज। मेडल्स जीती थी फिर भी आपको लग रहा था कि मेरे में कुछ कमी है। सी यही बात है कि अगर बच्चा टॉपर भी है, बच्चा सब में फर्स्ट आ रहा है, तो भी लोग इस तरह से कोई ना कोई कमी निकालते हैं, तो बच्चे को कई बार लगने लगता है कि यार मेरे में कुछ कमी है, तो कमी पे ज्यादा फोकस होता है, मेडल्स पे नहीं है। तो बॉडी शेमिंग होता था, और क्या स्किन विन मतलब रिश्तेदार स्किन का भी होता था, दैट एज व्हेन यू वी ऑल हैव एक्ने, आई थिंक तब इतना तुम ये क्यों नहीं लगा लेते, तुम वो क्यों नहीं लगा लेते थे, इट वाज सो कांस्टेंट, एंड स्पेशली आई थिंक मेरी फैमिली में कुछ ज्यादा ही कॉमन था। अब तो आई एम लाइक व्हाट डिड दैट डू टू यू एज अ टीनेजर? क्या लगता था आपको जब ये सुनते थे? तो लोगों के सामने होता था कि अकेले में? लोगों के सामने, लाइक बिकॉज बहुत नॉर्मलाइज किया गया था कि आई रिमेंबर एक फैमिली इवेंट में वन ऑफ माई कजिन्स वेडिंग, उसके रोके वाले दिन उसके मदर बोल रही है कि आज तो इसका फेस इज लाइक पिंपल वाला है, पर हम इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे, लाइक दिस इज द एनवायरमेंट, एंड सब बैठे हुए हैं, एंड आई एम लाइक व्हाई इज इट नॉर्मल? तो मैंने वो रिटेलिएट किया जब मुझे, एंड आई अंडरस्टैंड कि दे कम फ्रॉम दैट अपब्रिंगिंग कि वो भी वैसे बड़े हुए हैं। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट रिटेलिएशन ये थेरेपी के बाद ही आया था, जब मेरे डैड ने मुझे फर्स्ट टाइम बोला अरेंज मैरिज सेटअप में, आई वाज सपोज टू गेट ऑन अ वीडियो कॉल विद द person, and my dad is like, you know, just put some makeup on. I was like, no, I am good how I am. I think I started taking that stand for myself, and I'm like, you can't tell this thing. And last year I educated my dad about body shaming. I was like, आप जो बोल रहे हो ना योगा कर, like get in shape and tone, you're not supposed to say that. So I think अब वो transition आया because of the therapy, I understood myself. But these were the things that really triggered it. So as a child, did you imagine कि you'll educate your dad on body shaming ever in the future? आपने कभी सोचा था? Never. I never knew कि मैं उनसे बात भी कर पाऊंगी इस बारे में, because एक notion होता है इंडियन फैमिलीज में कि आप फादर्स को या पेरेंट्स को आप नहीं सिखा सकते, वही जो बोल रहे हैं इवन अगर आपको लग रहा है वो गलत है, यू स्टिल हैव टू बी, हाँ बोल नहीं सकते। आपको डर था पापा का? बहुत, उन्हें नहीं पता होगा बट था। हाँ ऑफ कोर्स पेरेंट्स की रियलिटी अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, पर आपको पापा का बहुत डर था, तो तब आप कुछ नहीं बोलते थे? हाँ, सुन लेते थे सब? हाँ, क्योंकि उस टाइम खुद को सेफ करना ज्यादा जरूरी लगता था। हाँ, कि जितना कम झगड़ा हो या ऊंची आवाज में बात हो उतना मैं सेफ हूँ, वरना कभी पड़ेगी थप्पड़ वप्पड़ या 2-4 लग जाएगी। हाँ, तो बॉडी शेमिंग की बात, वेल आई हैव टू से आई वाज आल्सो बॉडी शेम, लाइक यू सेड, सेम थिंग, वेरी कॉमन। मतलब पूरे पार्टी में लोग कहेंगे कि अरे ये तो आपकी, मेरी मम्मी को बोलेंगे, जैसे मैं सुन रही हूँ वैसे, कि इसकी तो इतनी लंबी है, इसको लड़का कैसे मिलेगा? यू नो, आप लड़के में पढ़ाई देखोगे या हाइट देखोगे या आपकी मतलब कास्ट देखोगे, क्या देखोगे? तो इतनी लंबी क्यों है आपकी बेटी? अभी मुझे याद है कि मैं जब मेरे हस्बैंड के साथ मिलने में गई रिश्तेदारों तो फर्स्ट कमेंट ये भी नहीं कि कॉन्ग्रेचुलेशन एंगेजमेंट, फर्स्ट कमेंट वाज आप दोनों इतने लंबे हो तो आपके बेटी कितनी लंबी होगी और उससे शादी कौन करेगा? मतलब कैन यू इमेजिन, दिस वाज द कॉन्वर्सेशन दैट वी वर ग्रीटेड विथ, यू नो, ऑन आवर एंगेजमेंट। तो ये बहुत कॉमन है कि हमारे सोसाइटी में लोग को परमिशन है कि हमारी स्किन, हमारे थाइज, हमारी वेस्ट, हमारी वेट, हमारी हाइट, सबके बारे में बात करें। और अच्छा, लड़कों के बारे में भी होता है ना ऐसा? लड़कियों के साथ ही होता है? नहीं, रिसेंटली माय ब्रदर्स आल्सो हैव फेस्ड द सेम थिंग कि तुम शेप में रहो वरना अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, लाइक इट्स द सेम थिंग। हाँ, बॉडी शेमिंग इज वेरी कॉमन। ठीक है, सो फ्रॉम व्हाट यू सेड, यू वर एथलीट, यू वर अ स्पोर्ट्स पर्सन, बट you were body shamed, and home environment, fear of father, all of that kind of made you very shrunk, very introverted probably, and there was a lot of anger. By the time you took help for yourself, what were the other issues that you dealt with? Were there any belief systems that were not okay? Were there any other things that you struggled with? Yes, ये सब में एक और my relationship with myself, because of course as a child घर से वो validation नहीं मिला, and I always thought कि I did not get the love या attention. So I think the kind of relationships also I got into were, they were in loop pattern. मतलब that was more like कि मुझे by the 4th relationship I was like कि ये क्यों मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, क्यों ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, emotionally unavailable, और like तो आपने पैटर्न देखी रिलेशनशिप में, so you were attracting the same kind of people. Yes.
yes, या गुस्से वाले होंगे या इमोशनली अनअवेलेबल होंगे. सो आई वाज लाइक कुछ तो गलत हो रहा है. ठीक है, द फैमिली पार्ट इज नॉट इन माय कंट्रोल एंड आई डिडंट चूज व्हिच फैमिली और हु आई विल ग्रो अप विद, बट ये तो मेरी चॉइस थी. ये भी आपको क्यों लग रहा है ऐसा? मतलब वाज दिस लाइक यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि यू आइदर अट्रैक्ट अ पार्टनर हु इज लाइक योर डैड और लाइक योर मॉम्स, वन ऑफ द अडल्ट यू हैव ग्रोन अप विद. तो ऐसा कुछ था? बिल्कुल. Now I feel I attracted people with more resonated with my father. हाँ. So you were scared of your father. You probably were not close to him, and yet you ended up unconsciously attracting relationships that were where the boys were like your father. Yes. और जब मुझे self-sabotaging. Yes. Talk of self-sabotaging behavior. This is exactly what happens. You know, we unconsciously attract the same situations which we want to run away from. Yes. Right? जब कितना अनअवेयर थी मैं, बिकॉज आई एट द एज ऑफ 21 एक कॉन्वर्जेशन हुआ था मेरे डैड से वेयर ही इज़ लाइक कि यू विल नॉट वर्क, क्योंकि हमारी फैमिली में. सो आई रिमेंबर कि मैंने रिटेलिएट करके बोला था कि व्हाट इफ आई फाइंड अ हस्बैंड लाइक यू एंड लाइक मॉम, बिकॉज शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, शी कांट लीव. तो मुझे भी अगर ऐसे सिचुएशन में आएगा तो मैं नहीं निकल पाऊंगी. और उन्हें बहुत बुरा लगा था सुन के. बट सो व्हाट आई एम सेइंग इज मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे लगता था ऐसा है कि आई डोंट वांट समवन लाइक यू, बट आई एंडेड अप डेटिंग पीपल who are exactly like that. Exactly. So what you resist will persist till you don't heal yourself of those programs. Is that right? तो unconsciously शायद आपने ऐसे ही relationships पे attract किया जो ऐसी थी. तो अगेन ऐसा कुछ टिपिंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने थेरेपी सीख की कि इट वाज अ कल्मिनेशन? मतलब क्या था? Tipping point was, I think, clinically depressed. I was literally at a point where I was like, I don't want to live anymore. So I was like, ab kuch, I don't have anything to lose. So let's just try this. And did you share this depressive state and these thoughts with your brothers or with your parent, with your dad? They saw me going through that. So I come from a family, initially nobody spoke about it. After therapy, me and my elder brother, we're a lot about mental health. हम तो यही ज्ञान देते रहते हैं. But before that, I don't think we had that space. We didn't know if it's safe to say it and it'll even resonate, because it's such a big taboo. Like for my dad, it was such a big taboo when my elder brother told he wanted to take therapy. So my dad had to come in terms with कि there's something wrong with my son. और मेरे लिए तो मुझे पता था डैड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, सो आई डिडंट इवन टेल हिम. आई टुक दिस थेरेपी. तो वो लाइक हर डैड इज नॉट द ओनली वन. देयर आर अ जनरेशन ऑफ पीपल हु बिलीव कि यार थेरेपी क्यों चाहिए, तुम पागल हो क्या, मतलब हमने कुछ कमी रखी है क्या तुम लोगों के अपब्रिंगिंग में कि तुमको थेरेपी की. सो पेरेंट्स एक्चुअली टेक इट वेरी पर्सनली दैट इफ द चाइल्ड इज वांटिंग टू टेक थेरेपी दैट मीन्स दे हैव डन समथिंग रॉन्ग और द चाइल्ड हैज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग. बोथ केसेस मे नॉट बी ट्रू. But I think it was a very standard, typical reaction of anybody who would be her dad's age. I think most parents, right? Yes. So obviously, clearly, पापा को बताना कोई point नहीं था. So मैंने खुद का savings के साथ I took this therapy and I think मैं therapy लेने के 1 साल बाद ready हुई थी जब मैंने dad को finally बताया, because now I wanted to educate him and he always saw. तो आपकी पूरी therapy के time पापा को पता ही नहीं था कि आप therapy ले रही हैं? नहीं. And जबकि I made sure my brothers are getting therapy and my dad knows about it, but I didn't tell him. Okay. Because somehow he was like, you are the strongest kid and you will not. तो I wasn't ready कि मतलब I thought पहले ठीक हो जाती हूँ फिर बता दूँगी. और मैंने बताया भी इसीलिए I never needed to until the point where I'm like अब उनको educate करना ज़रूरी है. So I think we would, or it wasn't decided, like it wasn't pre-decided. I think conversation में निकला था where we were talking about past and patterns और वो मान ही नहीं रहे थे. Then I told him कि do you see some change in me? He's like yes. So then I had that space to open up and like talk to him about it and tell him I also. So what were the changes that you saw in yourself after you took help, and what were the changes your dad saw in you? So that grief period of losing a parent was very like I had completely isolated myself. I used to just be by myself. Jabki both my brothers and my father were like just occupy yourself with something, distract yourself. But a voice in me was like, नहीं जब अच्छा ही नहीं लग रहा है, nothing makes sense. How I'm not able to. So after therapy, I finally had space. I think हम लोग थेरेपी के 2 महीने बाद हम लोग ट्रिप लेने गए थे, आई थिंक कनाडा और समथिंग, एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग लाइक बिफोर. आई वाज लाइक प्रेजेंट इन द मोमेंट. आई वाज लाइक हैविंग माय फेवरेट फूड जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, एंड दीज गाइज सॉ एंड दे वर लाइक कि नहीं कुछ फ़र्क तो है. और आई थिंक उसके वापस आके आई वाज सो इंस्पायर्ड कि आई स्टार्टेड डूइंग आर्ट देन, एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ आर्ट बैकग्राउंड.
and I'm a self-taught artist, and suddenly I'm making these 7-10 feet paintings and I have a exhibition. और इस point पे भी dad को लगा it's a hobby, because nobody in my family other than mom were into arts. So when he came to the exhibition and he saw like how big, like it was a big scale, like I had like 25 big paintings, and I also was able to make sales. So he got so impressed, and then I knew that he's also seeing there are changes. My brothers knew I was taking therapy and they were very happy. And the best part was I was able to talk about my own healing journey through my art. My first exhibition was called Revive. So I have the 25 steps of like healing. So I think I got really comfortable with what I went through, and I acknowledged the voids in me, and I started doing a lot of exercises and things that I learned in the therapy. So all of those things made me a very composed sound person. I think trigger nahi ho rahi thi, gussa kam aa raha tha, and I would just be a part of any sort of conversations. तो ये सबको दिख रहा था. आपके दोस्तों को भी पता चला कि आप थेरेपी ले रहे हैं? They और did. उन्होंने changes देखे? No, they definitely were like, how are you doing art? The question was like, तू art कैसे कर रही है? I think I started expressing myself through clothes and through, like, I always had a thing with, I'm also a fashion marketing student, so I always had a thing to express myself. वो सब बंद हो गया था for like 4-5 years. I started doing that again. So people were really interested कि what has changed? Why is she doing what she is doing? What's the inspiration? So that was a space I again and again got to speak about the therapy part. So in your therapy journey, looking back, what worked for you, and what didn't work? Like any particular processes that you felt were very powerful, or any particular interventions, or like, because when you say therapy, what does it mean? मतलब लोगों को समझ नहीं है जब हम therapy कहते हैं तो दवाइयाँ ली, सिर्फ बातचीत करी. तो अगर आप थोड़ा बहुत comfortable हो तो समझा पाएं तो अच्छा रहेगा. So exercises थी, I think मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि गुस्सा बहुत था पास्ट पे कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, तो जब ये समझ आया कि हम पास्ट ऐसे नहीं चेंज कर सकते बट कर सकते हैं. रोल प्लेस हो गए, ये हो गए. आई रिमेंबर कि जब पहली बार मेरे को बताया गया कि अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करो या पास्ट में जाओ, आई एम लाइक ये कैसे हो सकता है, हाउ डू यू इवन डू दैट. उससे भी पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, फर्स्ट सेशन ऑफ द एक्सरसाइज आई वाज आस्क्ड क्या फील हो रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन तो सुना हुआ था, कहाँ फील हो रहा है, एंड ये भी कुछ होता है, लाइक यू आर सपोज टू नो कि क्या कौन सी फीलिंग कहाँ हो रही है, कैसा फील हो रहा है. दोज क्वेश्चंस वे लाइक कि is this even real, like how do you see the emotions and the body part coming together. तो वो knowledge बहुत interesting था, and I think वो point पे I started recognizing a lot of things with my physical body कि palpitations होते हैं या shrink होती है body. तो वो एक point था where I was like कि ये तो अच्छा लग रहा है, मतलब पता चल रहा है ये चीज़ें हो रही है. Second, like आंखें बंद करके going in the past memories and seeing the same incidents that triggered me the most as a third person. मुझे ये भी नहीं पता था because मैं hypnosis और ये सब में तब believe नहीं करती थी. But it was so easy because मुझे बोला गया था कुछ नहीं करना, बस जो मन कर रहा है जैसे like. तो कोई pressure नहीं था? बिल्कुल pressure नहीं था. I was told कुछ आएगा ठीक है, नहीं आएगा ठीक है, तो that helped me. And first time I went in my past memories and I'm like अच्छा ये हुआ था मेरे साथ. To be able to be detached from my inner self, past self, to view it as a third person and understand that child who went through those things, that changed a lot of things. और उस time पे मुझे ऐसा लगा I have control over things कि the whole narration can be changed. And I was like कि जब first time I was able to आंखें बंद करके in my imagination hug my inner child, I think वो मेरा break proper that point था कि यही नहीं मिला था कभी. You know how alone that inner child was dealing with all of those things all these years. So एक वो point बहुत I think changed. शीना, आपने कुछ बताया कि आपके सेशंस में आपको ये समझ आया कि आपके फीलिंग्स इमोशंस बॉडी में हो सकते हैं, और जब आपको पूछा गया कि वेयर यू फील इट इन द बॉडी, यू फेल्ट के अच्छा ऐसा भी होता है. कैन यू जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस के कौन से ऐसे इमोशंस या फिजिकल सेंसेशंस थे जो आपको अभी लग रहा है कि दे वर कमिंग फ्रॉम योर इमोशंस और ट्रॉमा? So there was this one particular pain on the left side of my shoulder to like upper chest, जो मुझे बहुत सालों से था और मुझे कभी समझ नहीं आता था. मुझे लगता था बास्केटबॉल खेलती हूँ और मे बी बिकॉज ऑफ दैट फिजियोथेरेपी लिया, वो आता जाता रहता था.
एंड देन आई रियलाइज कि जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया एंड नेक्स्ट टाइम ट्रिगर हुआ इन थेरेपी, एग्जैक्टली वहीं पर पेन आया. फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं आई एम गोइंग थ्रू एन इमोशन और यहाँ इधर पेन हो रहा है. सो देन आई केम टू यू सेइंग कि ये वाला इशू है. देन वी वर्कड ऑन दिस पार्ट की ठीक है, लेट्स फिगर आउट कि क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. सो ये शोल्डर वाला पेन था जो मेरे को सालों से था. आई डोंट हैव दैट एनी मोर. एंड अगेन हमने एक्सरसाइज करी थी, वी वेंट इन द पास्ट एंड उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि पीछे जाते जाते बहुत मेमोरीज आ रही थी, बट नथिंग दैट स्ट्रक अंटिल दिस वन टाइम. एक इंसिडेंट था जब आई वॉज वॉकिंग विद माई मदर एंड अ स्ट्रेंजर केम एंड अ इंसिडेंट हैपन वेयर अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट स्ट्रेंजर हैड हिज हैंड्स हियर एंड ही हैड पुश्ड मी बिहाइंड. सो एंड मैं आई थिंक 6 years की थी और उस टाइम भी आई एम लाइक तो भी मुझे समझ नहीं आया. आई रिमेंबर माई थेरेपिस्ट टेलिंग मी और डीप में जाओ और डीप में जाओ. और जब मैंने उसको वापस वो किया, मुझे एग्जैक्टली उसके फिंगर के इम्प्रिंट्स पेन के साथ फील हुए एंड आई फेल दैट पेन एंड आई एम लाइक ओके. सो आई थिंक वो पॉइंट पे आई रियलाइज्ड कि मुझे वहाँ मैंने पेन पिक किया होगा. एंड एज अ चाइल्ड एवरी टाइम आई वॉज इन स्ट्रेस वही पेन वापस आया. सो ये रिकग्नाइज कर पाई कि पेन वहाँ से स्टार्ट हुआ था. बॉडी ने एज इमोशनली वो पकड़ा एंड इट स्टेड फॉर दैट लॉन्ग. और जब ये समझ आ गया देन रिकग्नाइज होने लगा कि एवरी टाइम मेरे को अनसेफ फील हुआ या जॉल्टिंग फील हुआ कि एकदम से ये किसी ने क्यों बोल दिया, तो वही पेन बार बार आ रहा था. तो जो एक ट्रॉमा का एक ही शायद इंसिडेंट था 6 साल की उम्र में, उस इंसिडेंट की वजह से जो बॉडी में जो उसकी शायद पेन की मेमोरी का इम्प्रिंट आ गया, वो हर बार ट्रिगर होता था इवन एज एन अडल्ट. तो जब भी बॉडी को डेंजर लगता था, स्ट्रेस में आता था, वही बॉडी का जो मसल मेमोरी ट्रिगर होता था, राइट. और ऐसे भी फिजिकल सेंसेशंस थे जो आपने महसूस किए थे गुस्से के टाइम पे, एंजाइटी के टाइम पे, डिप्रेशन के टाइम पे, जो थेरेपी में आपने पहचाना कि ओ ये तो मेरे इमोशन से आ रहा है? 2 और होते थे जो मेरे को प्रोमिनेंटली याद है. पैल्पिटेशंस, लाइक इतना ज़्यादा पैल्पिटेशन होता था. एंड लोअर बैक पेन. एंड लोअर बैक पेन वाज आई थिंक मुझे बाद में थेरेपी के थ्रू ही समझ आया था. इट्स अ लॉट टू डू विद लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कमिंग फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. आई थिंक वो फीमेल्स को वो स्पेस नहीं दी जाती टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. हो भी जाते हैं तो आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट जॉब में भी पैसे तो मैं डैड से ही ले रही थी. आई मीन अकाउंट में आ रहे हैं बट लाइक वो कभी वो फ्रीडम फील नहीं हुआ. एंड आई थिंक वो पेन भी तब गया था जब समझ आया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग चार्ज ऑफ माई ओन फाइनेंसेस फॉर अ लिटिल बिट, तो वो टाइम पे आई रियलाइज्ड ओके दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम एंड दैट दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड. सो दीज 2 things, the palpitation and the lower back pain. So what we must understand is that our emotions like anxiety, fear, insecurities can also show up as physical sensations. और कई बार हमें लगता है, मेरे एक पॉडकास्ट में गेस्ट ने ये भी कहा था कि उसके ट्रॉमा की वजह से हैंड्स का शिवरिंग था. तो कई बार न्यूरोलॉजिकल लगता है कि पेन, ये शायद इशू न्यूरोलॉजिकल है या ये फिजिकल है, पर हो सकता है कि ये ट्रॉमा की वजह से हो या इमोशनल पेन भी हो सकता है जो फिजिकल पेन की तरह लग रहा है. तो हम लोग कितनी भी दवाइयाँ करेंगे, कितना भी मेडिकल इंटरवेंशन लेंगे, शायद ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये आपके पिछली मेमोरीज से जुड़ा हुआ है. अच्छा, तो हम सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको. तो आप अपनी थेरेपी के बारे में बता रही थी कि आपने कुछ इनर चाइल्ड वाला थेरेपी किया था. तो आपने कहा था कि वो आपके लिए काफ़ी पावरफुल था. तो थोड़ा सा आप समझाएंगी कॉमन वर्ड्स में हमारे दर्शकों को कि वो उसमें आपका क्या अनुभव रहा, क्या होता है उसमें? तो मुझे जब ये पता चला कि मैं अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपनी मेमोरीज में पीछे जाके एज अ थर्ड पर्सन देख सकती हूँ और कंफर्ट कर सकती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नेवर हैड द पेरेंट आई नीडेड. सो आई लर्न टू बिकम दैट पेरेंट माई सेल्फ. एवरी टाइम मैंने ऐसी कोई ट्रोमैटिक मेमोरी पास्ट में जाके रिलिव करी, सो आई वॉज एबल टू रिक्रिएट इट बाई बींग इन दैट सिनेरियो. तो आई रियलाइज्ड कि जो मेमोरी है वो चेंज होने लगी और वो ट्रिगर ट्रॉमा नहीं रहा बिकॉज आई वॉज री राइटिंग इट ऑन दैट थिंग. और वो मुझे इतना कंफर्टिंग लगा. लाइक एवरी टाइम ऐसा कोई सेशन होता था एंड आई वॉज लाइक कि अच्छा मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं, मतलब आई चेंज द नैरेटिव. सो आई थिंक वो इनर चाइल्ड को एवरी स्टेप पे हेल्प करना
वो आज तक होता है। अगर आज भी कभी कुछ ट्रिगर होता है तो अब आई हैव लर्नड, इतने साल हो गए, 2-3 साल हो गए थेरेपी खत्म हुए, कि मैं आंखें बंद करके आई गो बैक, आई ट्राई एंड डू द सेम एक्सरसाइज, एंड देन जब वो चीज़ फील हो रही होती है आई ट्राई एंड हग माई सेल्फ एज इफ लाइक इमेजिनिंग आई एम हगिंग माई इनर चाइल्ड, बिकॉज आई नो कि फियर का बेस वो है, फाउंडेशन वो है। तो जब वो चीज़ पता चल गई कि कहाँ से आ रहा है, इट वॉज वेरी ईजी टू डील विद इट। सो बेसिकली इसमें ये कह रही हैं कि जो मेमोरी है, जो हमारे बचपन के अनुभवों की है, वो मेमोरी हम ऊपर लाके उसको रीवायर कर सकते हैं ताकि हमें वो मेमोरी और ज़्यादा परेशान ना करे। और ये रीवायरिंग हम थेरेपी में करते हैं, बट इतने सेशंस के बाद ये खुद भी कर सकती हैं अपने आप, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या होता है, हमारा पास्ट क्या है, हमारा प्रोग्राम है जो हमने बचा के सेव करके रखा है, जो एक हमने कहानी बना के रखी है उसके बारे में। और जब हम वो कहानी चेंज कर लेते हैं, और लॉजिकली नहीं, लाइक लिटरली बॉडी से, राइट, लॉजिकली तो हम कुछ भी कहानियां बना सकते हैं, बट शायद आप जो कह रही हैं वो सबकॉन्शियस लेवल का है। इमोशंस के साथ जब हम वो पूरे नैरेटिव को चेंज करते हैं तो उससे हीलिंग होता है। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल रहा आपके लिए। और ये इनर चाइल्ड थेरेपी से आप में क्या चेंजेस आए, आपको क्या फ़ायदे हुए? मुझे गुस्सा चला गया। मुझे ना इतने सालों का गुस्सा था कि मुझे अटेंशन नहीं मिला या फिर आई वॉजंट ट्रीटेड राइट। तो जब वो गुस्सा चला गया, मेरे रिलेशनशिप्स, मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन सेशन था एंड आई केम कि मेरे डैड के साथ मेरा रिलेशन ऐसा है, और मुझे बोला गया था कि इफ़ आई एम एबल टू वर्क ऑन माई सेल्फ द वे आई हैव बीन टोल्ड, तो आई विल बी एबल टू चेंज, फील थिंग्स डिफरेंटली। और मेरे को याद है मैंने माना ही नहीं था। आई एम लाइक, मेरे काम करने से मेरे डैड का बिहेवियर मेरी तरफ कैसे चेंज हो सकता है, लाइक क्योंकि मुझे इतना गुस्सा था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब थेरेपी हुआ तो अगेन फादर इनर चाइल्ड का जो फादर वाला डायनेमिक्स था, वो भी एक एक्सरसाइज मैं मेंशन करना चाहूँगी इफ़ यू ओके, कि आई रिमेंबर you said I'll have to work with my father, और मैं सोच रही थी कि कैसे ही, I'm not going to call him here, I don't even know कि वो उनको ये भी नहीं पता मैं थेरेपी ले रही हूँ, and you just have to invite his energy। और मैं इतनी स्केप्टिक उसमें थी कि ये कैसे हो सकता है, लाइक किसी को बिना बुलाए बुलाया। और फिर हमने वो किया। फर्स्ट एक बार में तो मुझे याद है नहीं हुआ, दूसरी बार में दूसरे सेशन में जब हुआ और मुझे सारे इमोशन साथ में आए, क्योंकि आई वाज लाइक, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में भी नहीं किया था उनको बोलना कि मुझे क्या फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है। और जब मैं फाइनली बोल पाई, बहुत इमोशंस निकले, शायद रोना आया, गुस्सा आया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई रियलाइज्ड कि वो वेंट आउट, सिर्फ वेंट आउट नहीं हो रहा था, वो रिलीज हो रहा था। और वो एक्सरसाइज इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, मुझे आज भी लगता है वो पता नहीं कैसे हुआ। उसके पहले तो आई डिडंट बिलीव ऐसा कुछ होता है, and I could release so many things. Or similar thing I could do it with my mother, unsaid things or whatever things left, and she's not even around anymore physically. मैं उनको भी invite कर पाई और मैं उनको सब feel release कर पाई। और वो, and the best part was I didn't have to do it as my current self. I did it as a child in me. जैसे बच्चा रो के वो सारी चीज़ें शिकायत कर रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये गलत था। और जैसे ही वो किया, मुझे ऐसा लगा कि आई एम इन टोटल इन चार्ज ऑफ माई इमोशंस, जो पहले नहीं लग रहा था क्योंकि गुस्सा उन पे था, वो चीज़ नैरेटिव चेंज हुआ फिर। सो इसलिए रियल लाइफ में मुझे उनसे शायद वो सब बातें करनी भी नहीं पड़ी, एज एन अडल्ट मैं कर पाई, बिकॉज ये एक्सरसाइज में मैं उनसे कर चुकी थी। तो दैट ऑल्सो चेंज। सो इसमें क्या होता है कि जब हम बचपन में हमारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम एज एन अडल्ट भी बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, जैसे पापा के साथ। और इसलिए हमें हमेशा लगता है कि हम ये कह नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आज के अडल्ट की तरीके से नहीं कह रहे हैं, बट हमारा जो बच्चे का जो अनुभव है उसके हिसाब से हम कह रहे हैं। पर जब हम थेरेपी में जैसे कह रहे हैं कि सब रिलीज कर लेते हैं, तो देन वो बच्चे वाला ट्रिगर खत्म हो जाता है। फिर हम आज के एडल्ट सेल्फ की तरह बिहेव कर सकते हैं। वी क्लेम द पावर टू बी आवर प्रेजेंट सेल्फ, बट वो तभी होता है जब हमारे जो बचपन का बैकलॉग है वो हम क्लियर कर पाए, राइट? तो जो एज अ चाइल्ड आप नहीं कह पाए, वो एज एन अडल्ट आप जरूर तब कह पाओगे जब आपने वो इनर चाइल्ड का हीलिंग कर दिया हो, क्योंकि एज एन अडल्ट तो आपको अभी डर नहीं है, यू आर एन अडल्ट। तो देन वर यू एबल टू टॉक टू योर फादर। मतलब व्हाट चेंज? पापा तो बदले नहीं क्लियरली, क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि यार आप हमसे भी तो काम करते हो, पर हमारे पापा या हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ तो बदलने वाली नहीं है, तो रिश्ता कैसे बदलेगा? तो आप इस पर क्या कहेंगी कि आपके पापा को तो पता भी नहीं थे कि आप थेरेपी ले रहे हो, फिर भी आपका क्या रिश्ता बदला उनके साथ?
वो मैं एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रिगर होना बंद हो गया कम्प्लीटली. आई थिंक वो वैसे बिहेव कर रहे थे बट क्योंकि मेरा रिएक्शन, मैं ट्रिगर्ड नहीं थी, उन्होंने सेंस किया कि मैं गुस्सा नहीं हूँ उनसे, नाराज़ नहीं हूँ. आई थिंक धीरे धीरे ही ऑल्सो, मुझे भी नहीं पता क्या कैसे चेंज हुआ बट डेफिनेटली आई नो कि माई फीलिंग्स टूवर्ड्स हिम कम्प्लीटली टुक अ 360 डिग्री टर्न. From being a child who was always like कि आपने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, I think I wasn't angry on him anymore. और मुझे realize हुआ कि उनका reaction और उनका thought process मेरी responsibility कभी थी ही नहीं. तो वो detachment आया एंड इसलिए वो रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ. एक्सपेक्टेशन चला गया बिकॉज वो इनर चाइल्ड का एक्सपेक्टेशन था कि आपने अभी तक नहीं किया तो अभी करो अभी करो. बट जब वो पूरा एक्सपेक्टेशन चला गया, वो चीज़ खत्म हो गई कि आप ऐसे बिहेव करो, एंड आई लेट हिम बी एंड आई वॉज comfortable with myself in any which ways, any which situation, and I can see him very compassionately कि it's like आप ये कर रहे हो ठीक है, might be like you might be dealing with something. तो जब उन्हें भी वो reaction नहीं मिला जो उन्हें usually मिलता था, वो भी differently behave करने लगे और react करने लगे. And I think उस साल मैंने डैड के साथ first road trip ली थी and it was really nice. It was unimaginable for you, right? मतलब डैड के साथ रोड ट्रिप करना शायद 10 साल पहले yes. सोचा अकेले तो कभी भी नहीं never. बट आपने रोड ट्रिप भी करी ये थेरेपी के बाद. तो देखिए जब हम हमारे लेंसेज बदलते हैं, हमारे लेंसेज साफ करते हैं, हमारा बैगेज क्लियर करते हैं, तो हमारे रिश्ते भी हम सुधार पाते हैं. चाहे सामने वाला बंदा चेंज ना हो, बट वो एक्चुअली चेंज कॉन्शियसली नहीं होता है, बट हम ही बदल जाते हैं तो हमारी तरफ उनका भी बिहेवियर अनकॉन्शियसली चेंज होता है. और आपके रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में भी कोई फर्क लगा आपको थेरेपी की वजह से? यस, आई थिंक बहुत सारे लोग छूट गए. ओके. सो आई थिंक वो मेरे ही पैटर्न्स थे, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे वॉइड्स थे जो बचपन में नहीं फिल हुए होंगे, और मेरा वो प्रोजेक्शन था कि मुझे अगर घर से नहीं मिला तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप्स में आई थॉट मुझे वही वाला अटेंशन या प्यार चाहिए था जो बच्चे को पेरेंट्स से चाहिए होता है. आई फेल्ट कि इवन द पीपल वर नेवर लाइक गुड और बैड. इट वॉज ओनली माई ओन प्रोजेक्शन, माई ओन एक्सपेक्टेशंस दैट आई वॉज कैरिंग एंड जस्ट throwing on people. So जब वो नहीं रहा and I became my person and I realized कि I don't have those voids and I don't need to so look for love and attention outside. So all the people who were giving me that, वो भी they were like कि ठीक है, there's something. I was told कि you've changed. The people around me were triggered. आई वॉज लाइक तू थेरेपी छोड़ दे. मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इनिशियली थेरेपी के फर्स्ट 2 months आई गॉट रियली इमोशनल. मैं कभी, आई वॉज अ चाइल्ड जो कभी ज़्यादा रोई नहीं होंगी, किसी ने देखा नहीं होगा, बट क्योंकि इमोशन सब ऊपर आ रहे थे तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड थोड़ा पहले तो गुस्सा ऊपर आया. वो भी एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि ये ठीक तो कर रही हूँ ना मैं. आई वॉज रियली लाइक अनकम्फर्टेबल विद दिस होल थिंग कि लाइक वेयर एम आई नाउ. पीछे भी नहीं जा सकते हो, आगे भी नहीं जा सकते हो, बॉटल खोल दिया है, इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, एंड देन दीज पीपल हु आर अनकम्फर्टेबल दैट यू शुड, यू नो व्हाट, दिस इज अ रॉन्ग कॉल, मे बी यू शुड जस्ट स्टॉप इट हियर. But somehow that consultation session was like, no, I have to hold on. I was told ki do not give up very soon. It will go in like a flow, ऊपर नीचे जाएगा. So I stuck to my ground and all these people धीरे धीरे shed off हो गए. I kept faith in myself and all the therapists that I got to work with. So I think वो एक point था. Secondly एक point आया था जब therapy खत्म हो गई. वो बहुत dark point था, good and bad both, because नाउ एट दिस पॉइंट आई वॉज लाइक अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, गुस्सा नहीं है, और आई फील रियली गुड. आई हैव नो रीजन टू बी एंग्री एट एनी वन, बट आई वुड स्टिल गेट अप विद द सेम वॉइड, दैट हॉलोनेस इनसाइड. और मैं पैनिक हो गई. आई रिमेंबर आई बुक दिस कंसल्टेशन सेशन, मेरे स्कोर्स अच्छे आए, सब अच्छा आया, एंड लाइक मुझे नहीं. देन आई वॉज टोल्ड कि 30 years का कंडीशनिंग बॉडी एकदम से तो नहीं करेगी ना, ये भी नॉर्मल है. आई नीडेड टू हियर दैट एंड आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट इट कि सबको लगता है इट्स अ मैजिक वॉन्ड, इट्स नॉट. यू हैव टू धीरे धीरे गेट यूज्ड टू द न्यू सेल्फ ऑल्सो. इट्स लाइक अगर आप तनाव में रहे हो, स्ट्रेस में रहे हो, ट्रॉमा में रहे हो, एंग्री रहे हो, ट्रिगर्ड रहे हो 30 साल तक, और फिर सडनली सब चला जाता है, सडनली सब चीजें ठीक हो लगती है, तो फिर वो वैक्यूम जैसा फील होता है, राइट? सो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छी थेरेपी के बाद people may plunge into depression because now they have nothing to fight against, they have nothing to struggle, they have, because fight and struggle and anger has defined them. तो अभी उनको लाइफ
में पर्पस नहीं दिखता है. Yes. Right? I felt So- very purposeless. I was हाँ. like in a very dark space. And Then what did you do about it? because I was told to address my emotions, I kept asking myself reason ढूंढो. वो नहीं मिल रहा था, तो I'm like it's not that bad. Reason भी नहीं है. And I would still get up with depression and like feeling depressed but not having any reason to be depressed. I was like किसी पे तो गुस्सा आ रहा होगा, किसी पे तो like कुछ तो हुआ होगा, like maybe मेरे पास्ट में कुछ हुआ है, वो मेरे को गलत लग रहा होगा, but नहीं लग रहा था. तो उसके बाद फॉर्चुनेटली एक ट्रैवल ट्रिप का मौका मिला और वापस आके that's when I started doing art. For no reason I remember I just started painting because इतना black space था, void था मेरे को कि हाँ मेरा एक और चीज़ fear of dark भी चला गया था और वो मेरा एक space होता था. कितने सालों तक था fear of dark? I think बचपन से था. It was always there. Fear of darkness. Yes, light on करके ही सोती थी मैं. तो और इसलिए जब गुस्सा आ रहा होता था या डिप्रेस्ड फील होता था तो लाइट बंद करके आई वुड लाइक क्राई. तो ये भी जब ये ब्लैक वाइट स्पेस आया कि इमोशंस नहीं, मतलब फील तो वही हो रहा है बट रीजन नहीं है, सो आई ट्राइड दिस ऑल्सो कि मे बी लाइट ऑफ होएगी तब, तो भी नहीं हुआ. सो आई एम लाइक कि ये भी चला गया, ये भी मुझे नहीं लगा था. फियर ऑफ डार्कनेस आपने थेरेपी में काम किया कि अपने आप ही चला गया? थेरेपी में ऊपर काम किया. तो उसका कोई प्रोसेस किया था? उसका प्रोसेस किया था. लाइक आई वन ऑफ द एक्सरसाइजेज आई थिंक टू एड्रेस where it started from and dark में क्या feel होता है. Again addressing what emotion is it that I was feeling when I was in the dark rather than the dark. अच्छा, तो उससे आपका डार्कनेस का फियर चला गया. क्या बात है, क्योंकि बहुत से लोग मैं जानती हूँ 50-60 साल की उम्र तक उनको अंधेरे का डर रहता है और जैसे आपने कहा लाइट चालू रख के ही सोना पड़ता है. तो और ये पूरी थेरेपी में आपने गोलियाँ खाई? बिल्कुल भी नहीं. तो दिस वाज ऑल विदाउट मेडिकेशन? विदाउट मेडिकेशन. और अमेजिंग एक्सरसाइजेज जो आज भी मुझे हेल्प होती है, EFT एंड हमिंग. आई थिंक अब तो मेरे को पैनिक अटैक्स और वो सब नहीं होता, बट इनिशियली थेरेपी के बाद भी बंद हो गया था. बट पूरे साल में कभी एक आध बार कभी ट्रिगर होता था या थोड़ा पैनिक फील होता था. सो दोज एक्सरसाइजेज हैव लाइक kept me going. मतलब एंड अभी तो इट्स लाइक आई डोंट इवन नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब क्विकली हो जाता है. स्पेशली द ब्रेथ वर्क, स्पेशली द हमिंग. आई थिंक हमिंग चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. नाउ आई डोंट यूज इट टू मैनेज ट्रिगर्स बिकॉज अब नहीं होते हैं, बट आई स्टिल यूज इट टू गो इन अ मोर मेडिटेटिव स्टेट. So do you meditate? Yes, regularly. तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, अभी जैसे गाड़ी पटरी पे तो आ गई और कभी कभी जैसे आपने कहा फिसल भी जाती है, बट वापस लाने के लिए या ये इंश्योर करने के लिए कि बार बार ना फिसले, आप क्या करते हो? डेली बेसिस पे आप कुछ करते हो मेंटल हेल्थ के लिए? ये मैंने तब सीखा था जब मैंने हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस समझा था. मेरी थेरेपी में मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी, मैंने साथ साथ में बुक्स भी बहुत पढ़ी थी. तो मेरा इस पे बिलीफ इज़ बियॉन्ड जस्ट माई ओन थेरेपी. आई वाज लाइक आई नीड टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग. तो जब मुझे ये समझ आया कि जब ब्रेथ कंट्रोल में होती है, हार्ट एंड ब्रेन साथ में काम कर रहा होता है, कोहेरेंटली बीट हो रहा होता है, तो इसीलिए आई डू इट, क्योंकि नॉट ओनली टू मैनेज माई ट्रिगर्स, सडनली आई नो कि ब्रेथ कंट्रोल रखनी है. हमिंग से सेम एक्सेल इनहेल वॉट एवर दोज टेक्निक्स आर, वो फॉलो करके एकदम काम फील होता है. फिर क्या होता है कि वॉट एवर ओवरवेलमिंग इमोशंस आई हैव वो साइड पे हो जाते हैं और प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम की तरह दिखता है. एंड आई एम एबल टू थिंक अबाउट इट, ईदर टेक अ सोल्यूशन और टेल माई सेल्फ कि अभी सो जाते हैं, वील थिंक अबाउट इट टुमारो. अरे वाह, हाउ नाइस. और डेली बेसिस पे आप मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हो? Now तो I do yoga every day. I do this coherent breath work as well and meditation. These I do, and I know कि grounding, and as I'm an artist I have to be with myself. तो बेस्ट थिंग थेरेपी से मुझे ये मिली कि आई लर्न टू लिव विद माई ओन सेल्फ एंड बी सुपर कंटेंट. सोलो ट्रैवलिंग वगैरह मैंने पहले भी करी थी, तो मेरे लिए एक नरेशन ये भी था कि एवरी टाइम आई हैव टू फील गुड, आई हैव टू ट्रैवल विद माई सेल्फ. नाउ आई फील द सेम इन माई ओन रूम, इन माई ओन स्पेस. सो आई रियलाइज्ड कि जब आप एक ही स्पेस में अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, आपकी एनर्जी फील भी रहती है उधर, यू जस्ट काम. सो आई थिंक एवरी डे एक रूटीन फॉलो करना, meditate, yoga karna, journal is another thing that I do, and just keep asking myself what is it I'm feeling, where in the body I'm feeling, and if I can go back to if it resonates to any of the past incidents. So these things that helped. Yes. आप अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपने कहा कई दोस्तों ने बोला कि मत करो, बंद करो ये, तो आप अपनी फैमिली में और दोस्तों के साथ कितनी हद तक अपने मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में बातचीत अभी करती हैं?
अब आई डू अ लॉट. इनफैक्ट मैं आई लुक फॉरवर्ड टू मेक माई आर्ट अबाउट अ लॉट ऑफ इट अबाउट दिस ऑल्सो. फैमिली के साथ विद माई सिबलिंग्स बिकॉज एज ग्रुप सेम है, डेफिनेटली नाउ वी ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ. एंड ऑल्सो बिकॉज माई एल्डर ब्रदर फॉर्चुनेटली इज अब्रॉड, तो वहाँ तो इट्स वेरी कॉमन टू टॉक अबाउट बाहर तो लोग करते हैं बात. सो इफ आई share something, he has 10 more things to tell me. So इसलिए मेरा पूरा mental health के आसपास it's very good. I think that way it's good also, but with the family members it's still a taboo. It's still like, yeah, they accept it, they know it works, it happens, but I'm sure even if my cousins are going, the relatives आपस में नहीं कोई किसी को बता रहा है. So और आपने अपने पापा को एजुकेट क्या किया और कैसे किया, ये बताइए. वो पापा जिससे आप इतना डरते थे, राइट, और कभी शायद पूछ भी नहीं पाए कुछ या क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, उनसे आप मेंटल हेल्थ का आप उनको कैसे वो किया आपने? सो आई टोल्ड हिम कि पहली बात इट्स नॉट अ टैबू, सेकेंडली इट इज़ नथिंग बट टू, मैंने उनको ये समझाया कि आपकी जनरेशन में कब सप्रेशन क्या होता है. पहले तो मैंने ये बताया कि आपके साथ भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपको नहीं अच्छा लगा होगा. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक वो मेरे को एक बार इंसिडेंट बता रहे थे कि वो 8-9 ईयर्स के थे और उनको 4 बजे उनके पापा उठा दिया करते थे ठंड में हरियाणा में, और सीधा बाहर अखाड़े पे लेके वो दंगल में जैसे था जी. एंड आई जस्ट आस्क्ड, एंड वो ना बहुत प्राइड से बता रहे थे. आई एम लाइक आपको उस टाइम कैसा लगता था, यू थिंक वो सही था, ही डिडंट वांट टू एड्रेस इट. आई एम लाइक फर्स्टली ये आप पहले मुझे बताइए किसको अच्छा लगता है. बस आई वॉज एबल टू टेल हिम थ्रू हिज ओन एग्जाम्पल. तो आई एम लाइक आपको लगता है आप अभी अपने बच्चे के साथ ये करोगे? ही इज लाइक नहीं. आई वाज लाइक तो कुछ तो शिफ्ट होगा ना, वो एड्रेस करना. आपको कैसे पता कि वो गलत नहीं था? आपको अभी भी अगर वो इमोशन याद है कि अच्छा तो नहीं लगा था, तो यू हैव टू गो समवेयर. सो यू नो आई पिक अप हिज ओन इंसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स एंड डू इट. फिर आई रिमेंबर कुछ अराउंड द मनी एक इंसिडेंट हुआ था वेयर ही इंडियन पेरेंट्स हैव दिस थिंग, हमने तुम्हारे लिए कितना किया है, हमने तुम्हारे लिए कितने पैसे वो किए हैं, ये किया है. तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लग गई थी और मैंने उन्हें बोला था कि आप रुको कुछ साल, आई एम गोइंग टू रिटर्न ऑल द मनी दैट यू स्पेंट ऑन मी. एंड फिर मैंने उनसे थोड़ा टाइम बात नहीं करी थी, तो मेरे को शायद मनाने के लिए वो आए थे कि उसमें क्या हो गया, मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा किया था. तो फिर मैंने उनको वो पैटर्न बोला. मैंने बोला बिकॉज आपके पापा ने किया था, आपको लगा ये नॉर्मल है, बट इट विल इम्पैक्ट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इफ आई डोंट वर्क ऑन इट, इफ आई डोंट एड्रेस इट. अंडरस्टूड. I don't know if he did or not, but he understood कि वो मेरे साथ ये दोबारा नहीं कर सकते. Okay, that's good. तो very nice कि आपने पापा के साथ ये बात छेड़ी. ये मैं चीज़ ज़रूर एक कहना चाहती हूँ कि ये पिक्चरों में ग्लोरीफाई करते हैं. Of course, दंगल में जो दिखाया है वो ज़रूरी था शायद उस लेवल के प्लेयर बनाने के लिए, राइट, मतलब वो कमिटमेंट. पर वो अगर बच्चे की तरफ से हो वो डिज़ायर तो ठीक है, बट जब पेरेंट्स इतना जोर जबरदस्ती करके करते हैं तो बच्चों के ऊपर हर कोई तो वो नहीं बन सकता जो दंगल में जो बने थे, राइट. तो ये भी हमारे मूवीज में ग्लोरीफाई बहुत करते हैं कि और इतना हमने 4 बजे उठ के करवाया, वो हर कोई बंदा तो वो बन नहीं सकता है, तो उसके भी इम्पैक्ट पड़ती है. तो आपके पापा ने माना कि उनको नहीं अच्छा लगता था? हाँ, उन्होंने बोला अच्छा किसको, लेकिन अ वेरी दैट वे कि हाँ भी बोलना है पर ये भी नहीं दिखाना कि आई वॉज रॉन्ग. आई थिंक वो नैरेटिव है आज भी घरों में कि द फादर्स इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है. सो बट ही न्यू आई कॉट हिम. बट ऑल्सो आपका क्वेश्चन आई आंसर दिस वे ऑल्सो, आई डिड नॉट पुश इट टू मच फॉर हिम टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ बिकॉज आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि उनका कोपिंग मैकेनिज्म क्रम्बल होगा. He does not have anybody to take care of him. तो जब उनका इतना constant rejection आया, ऐसे नहीं होता, फिर I'm like कि इतना time लगा to come out of a space where I had to parent one parent. I don't want to do that to this. So I left that. I'm like सबकी अपनी journey होती है, and that's what I learned with the therapy also, that you just have to be compassionate. You have to be okay. You have to work on yourself. बाकी सबका आप ठेका नहीं ले सकते हो, वरना यू ओनली गो डाउन. जो whoever is ready to take the help, you can, others you can't. Wonderful. Thank you for this amazing conversation, Sheena. Is there anything in the end that you would like to tell our viewers, followers who may be young adults, who may be parents, or who may be even singles like you watching this podcast? आपको mental health के बारे में last में क्या कहना है? I'll definitely want to say that because it's still a taboo, I feel कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे वो चीज़ नहीं जाती. एक होता है सुनना और लोगों को देखना, बट आई थिंक खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए.
how much ever you resist it, but I still feel it's important for you to be self-aware. कुछ नहीं तो just like for example watching this podcast, reading about it, or people जिसमें आप changes दिख रहे हो आप उनसे बात करो. I just feel it's important for people to have an open mindset. So that's my message कि at least be open to things. योर कंडीशनिंग जो भी है जो आपको रोकता है उसको ब्रेक करके जस्ट बी ओपन कि शायद कुछ और होगा उस like in that path you might be able to come across this key mental health actually is a real thing and it changes life, it changes everything, a person, life, career. So yeah, thank you so much Sheena for this wonderful honest conversation on mental health. I hope you guys have taken away something from this podcast. Maybe somebody out there, you have a difficult parent, you've dealt with the loss of a parent, or you've had anger issues. We've covered a lot of things that Sheena spoke about in the podcast. I hope you can resonate with some of it, and do mention in the comments on what are your thoughts on whatever we shared in the podcast. But as you comment, remember that every guest who has come on this show has made themselves vulnerable, have opened up to the world, to the public, their innermost fears, their own experiences, their insecurities and their challenges. So be mindful of that when you comment, and do appreciate the courage that each of these people have come here on my podcast and shared about their mental health journey. Most of these people, like you Sheena, who have come here, have said they were introverts. In fact, they wouldn't even think of going on stage to take a medal, like you said, and yet today they are here talking in a public platform about their vulnerabilities, their mental health challenges, and what they did about it. So really, if not anything, it would be great if you can appreciate them for their effort, and they are making this effort only and only so that we as a community can normalize conversations around mental health with our children, with our young adults, with our parents, with our family members, our brothers, sisters or friends, and not feel ashamed, not feel this fear of being judged, not feel that you will be labeled, but to be open and honest about it so that we can prevent so many dysfunctional families and self-harming and suicidal behaviors that we are seeing among the youngsters today. I hope you like this podcast. If you like it, do subscribe to the channel, do leave your comments, and don't forget to forward it to any of your friends or family members who might benefit from some snippets of our conversation over here. Thank you so much.